दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट विद सोनू सर में। आज हम लोग कक्षा 7 के भूगोल का किताब के बारे में जानते हैं, जिसका अध्याय 1 है पर्यावरण। तो देखते हैं हम लोग पर्यावरण के बारे में जानने का कुछ प्रयास करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई चल रही थी। वहीं एक मैदान में उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे का फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसके आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह के सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने शिक्षक से क्या पूछा कि आखिर यह पर्यावरण है क्या? तो शिक्षक ने जवाब दिया कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, सारा पर्यावरण का ही भाग है, सारा चीज़ पर्यावरण है। तो रवि ने क्या कहा? इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। पर्यावरण तो हम लोग ने जाना कि हमारे आसपास जितने भी निवास स्थल है, सारा पर्यावरण है। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वह पर्यावरण का ही भाग है। तो पर्यावरण दो प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक ने जो बनाया वो, और एक हम लोगों ने बनाया वो। तो प्राकृतिक ने क्या बनाया? पर्वत बनाया, नदी बनाया, पेड़ बनाया, प्राणी बनाया, जबकि हम लोगों ने क्या बनाया? सड़क बनाया, कार बनाए, कपड़े बनाए, किताबें बनाए, इत्यादि वस्तुएं बनाई। रवि, परमजीत, जेम्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूचित बनाने के लिए उत्सुक थी। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मानव क्या है? मानव सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक का दोहन कर रहा है। जब प्राकृतिक का दोहन करेगा तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण बदलेगा ही बदलेगा। जैसे मानव की ज़रूरत दिन प्रतिदिन बदल रही है और बढ़ रही है। जैसे पहले के ज़माने में रेल का निर्माण नहीं था, अब जब रेल का आवश्यकता पड़ा तो रेल के पटरी बिछाने के लिए कितनी हेक्टेयर जंगलों को काटा गया, जंगलों को साफ किया गया, वहाँ पे स्टेशन बनाया गया। तो क्या यह प्राकृतिक बदलाव नहीं है? क्या यह इससे पर्यावरण बदल नहीं रहा है? तो हम कह सकते हैं कि हमारी ज़रूरतों के कारण पर्यावरण बदल रहा है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। सही बात बोल रहा है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए क्या दे रहा है दोस्तों? हवा दे रहा है, जो हम लोग पेड़ पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पीने के लिए जल, पीने के लिए जल कैसे प्राप्त हो रहा है? वर्षा से हम लोग को पीने के लिए जल मिल रहा है। खाने के लिए भोजन, हम लोग गेहूँ, चावल, दाल उगाते हैं, फल फूल
ये सब पर्यावरण से ही प्राप्त हो रहा है। रहने के लिए भूमि, आप देख रहे हैं जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वह भूमि कहला रही है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। कार का धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, जो भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव क्या कर रहा है दोस्तों? कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है पर्यावरण के घटक के रूप में। घटक क्या होता है दोस्तों? पार्ट होता है, ठीक। तो पर्यावरण के कुछ घटक हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव का पर्यावरण दिया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण में जल दिया हुआ है जिसको जलमंडल कहते हैं, वायु दिया हुआ है जिसको वायुमंडल कह रहे हैं, स्थल दिया गया है इसको स्थल मंडल कहते हैं, सजीव दिया गया है जिसे हम जैव मंडल कहते हैं जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित में क्या है? इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है इत्यादि है, ठीक है दोस्तों। मानव का पार्ट कौन कौन होता है? तो मानव में एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, शिक्षक, ठीक है। आर्थिक स्थिति देख सकते हैं मानव की, राजनीतिक स्थिति देख सकते हैं मानव की। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे दिया हुआ है जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का सांस, पादप एवं जंतु, निर्जीव पदार्थ का सांस एवं स्थल, संसार का स्थल। सजीव जिसको सांस लेता है दोस्तों उसी को सजीव बोल रहा है। निर्जीव पदार्थ संसार जैसे स्थल को बोल दे रहा है, ठीक है। ऊपर के वार्तालाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोग, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोग स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटक का मिश्रण है। क्या कह रहा दोस्तों? पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक का मिश्रण है। दोनों मिला करके क्या कर रहा है? पर्यावरण का निर्माण कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनों का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जैसे पादप बनाया प्राकृतिक ने, पादप क्या बनाया? प्राकृतिक ने बनाया, तो वह जीवीय है, और अजीवीय में क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा दोस्तों। जब मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। मानव पर्यावरण में क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे मानव क्रिया द्वारा और मानव गतिविधियां द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। जैसे में क्या कह सकते हैं दोस्तों? सड़क, कार, सड़क हो गया, कार हो गया, भवन हो गया आदि। समझ में आया दोस्तों? प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों,
पृथ्वी को कुछ परतों में बांटा गया। पृथ्वी को कुछ परतों में बांटा गया, जैसे पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। सियाल हो गया, सीमा हो गया, और एक नीफे हो गया। ठीक है दोस्तों। तो सियाल का जो ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी परत है, कठोर ऊपरी परत जो है ना दोस्तों, ये वाला, यही क्या कहलाता है, हमारा स्थल मंडल कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, चट्टान और खनिज पाया जाता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जैसे में चट्टान और खनिज कहाँ मिलेगा दोस्तों, जैसे कि भारत का जिक्र किया जाए तो दक्षिणी भारत में, या फिर आप झारखंड में चले जाइए, अबरख मिल जाएगा। ये क्या है, तो यह खनिज है। कोयला है, क्या है, खनिज है। यूरेनियम क्या है, खनिज है। तो ये खनिज मिल रहा है। पहाड़ को तो चट्टान से बना ही है दोस्तों, उसके बारे में आप सब जानते हैं। एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्र में, तो मिट्टी की पतली परत ही होती है दोस्तों। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है पहाड़ और पठार। पहाड़ किसे कहेंगे दोस्तों, और पठार किसे कहेंगे। देखिए, ये पहाड़ का आकृति है दोस्तों। ये क्या है, पहाड़ की आकृति है, लेकिन यही आकृति ऐसे बन जाती है और ये आकृति ऐसे बनती है। तो ये जो प्लेन वाला आकृति है, यह मैदान कहलाता है। यह क्या कहलाता है, मैदान। ये जो है पठार कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पहाड़ कहलाता है। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं। तो पठार के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। पहाड़ तो आप सबने देखा होगा, मैदान जहाँ पे आप रहते हैं वो मैदान कहलाए। लेकिन पठार जो होता है, मैदान से थोड़ा ऊपर होता है दोस्तों, और सपाट होता है मैदान की तरह ही। तो इसे हम क्या कह देंगे, पठार कहेंगे। जैसे हो गया तिब्बत का पठार, मालवा का पठार हो गया, इत्यादि हो गया। दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, आदि सब क्या है, पठार ही है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये महासागर है। ठीक है, महासागर में भी आप देखिएगा तो ऐसे ऐसे स्थलाकृति मिलेगी आप लोग को। ऐसे ऐसे आप लोग को स्थलाकृति मिलेगा। यह पानी से में डूबा हुआ स्थलाकृति है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, पानी में डूबा हुआ स्थलाकृति है। तो पहाड़ भी मिलेगा, गर्त भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, ऊंचावाच भी मिलेगा, इत्यादि। तो जैसा हम लोग स्थल पे देखते हैं, वैसा ही आकृति हम लोग को जल में भी मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, स्थल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां के लिए भूमि, पशु चरने के लिए घास का मैदान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल क्या है दोस्तों, स्थल पे हम लोग को वन मिल जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, स्थल किसे कहेंगे, जहाँ पे आप मौजूद हैं उसी को हम लोग स्थल कहेंगे। और जब आप मौजूद हैं तो वहाँ पे वन भी मिलेगा ही, कृषि तो आप कीजिएगा ही, वहाँ पे घास मौजूद होगा ही, वहीं पे आपको खनिज भी मौजूद होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, हम उसको स्थल कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण के बारे में दिया हुआ। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर्यावरण का इंग्लिश रूपांतरण
है दोस्तों। इसका शाब्दिक उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेयर से हुआ या इन्वायरनेयर से हुआ है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण किससे बना है? फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। इस बात को गौर कीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और बीटीसी के बिहार में हूबहू क्वेश्चन उठा करके डाल देता है कि किस शब्द से लिया गया है और किस शब्द से बना है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और उनके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है, उसकी सूची बनाइए। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के कुछ चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे जलमंडल दिया हुआ है, यहाँ जैव मंडल दिया हुआ है, यहाँ वायुमंडल, यहाँ पे स्थल मंडल। ठीक है दोस्तों, और ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपको किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे? यह प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जलमंडल कैसे बनता है? सीधी बात है दोस्तों, जल के क्षेत्र जो होता है उसको जलमंडल कहते हैं। और जल कहाँ पे रहेगा? तो नदी में रहेगा, समुद्र में रहेगा, झील में रहेगा, महासागर में रहेगा, बर्फ़ के रूप में रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा? जलमंडल कहलाएगा। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो हम लोगों के लिए भी आवश्यक है दोस्तों। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि पृथ्वी जो है वायु के चादर ओढ़े हुए है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, जो वायु को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, पुनः कहाँ लेते आता है? खींच करके पृथ्वी पर ही। और यह एक लेयर के रूप में बना दिया हुआ है, और यह लेयर कई परतों में बैठा हुआ है। जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, अयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। इस प्रकार कई मंडलों में बांटा हुआ है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करता है। क्या कह रहा है दोस्तों? सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करती है। जैसा कि मैंने बताया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में बांटा हुआ है पृथ्वी का वायुमंडल। तो हमने बताया कि समताप मंडल में जो है एक O3 नाम का गैस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें समताप मंडल में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको पार होने नहीं देता है। समताप मंडल इस चीज़ को छान लेती है। इस चीज़ को क्या करती है? छान लेती है दोस्तों, और उससे हानिकारक किरणों को बाहर रखती है पृथ्वी से, जिससे कि हमारा पृथ्वी पर वह किरण मौजूद नहीं होता है। अगर वह किरण समताप मंडल को पार करके पृथ्वी पर आ जाएगी तो हम लोगों को चर्म कैंसर जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि जो हमारा समताप मंडल है वह समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है। क्यों क्षय होते जा रहा है? क्योंकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ते जा रहा है, जो कि ओजोन परत को प्रभावित करता है। कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है दोस्तों? वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर
जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जहाँ पे जीव रहेगा वो सजीव संसार का निर्माण करेगा ही करेगा। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेंसी के आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हमारे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। इससे क्या मतलब निकला? जेंसी ने बोला कि हमारा केरल में आकर के देखिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। जैसे देखते हैं हम लोग केरल की स्थिति क्या है। ये भारत है दोस्तों, यह गुजरात का क्षेत्र है। केरल कहाँ है दोस्तों? ये है केरल। ठीक है। तो भारत में जब भी बारिश आती है तो अरब का सागर से पवन चलना प्रारंभ करती है, और ये जो है ये पूरा एरिया है पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारा पर्वत हैं, पहाड़ हैं। तो ये हवा पहाड़ से टकरा करके ऊपर उठती है और यहाँ पे मूसलाधार बारिश करवाती है। अब जब मूसलाधार बारिश करवाएगी तो यहाँ पे अच्छा खासा जंगल मिलेगा। अब अच्छा खासा जंगल मिलेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा खेती भी मिलेगा बारिश के कारण। तो वही बोल रही है कि केरल में अच्छा खासा बारिश होता है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा क्या बोल रहा है, राजस्थान में ऐसा कुछ होता नहीं है। यह है राजस्थान का क्षेत्र। यह है क्या दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्र है ये। ठीक है। तो यहाँ पे एक अरावली पर्वत है। ठीक है। जब हवा इधर से इधर गुजरती है तो यह हवा किसी से भी टकराए बिना अरावली पर्वत से समानांतर बहने लगती है, जिससे यहाँ पे बारिश की मात्रा एकदम कम होती है और यहाँ पे एकदम से सूखा पड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, कीकर जैसे पेड़ मिलते हैं और रेत ही रेत नज़र आती है। तो वहीं पे रवि ने बोला कि वहाँ पे एक ऊँट भी मौजूद होता है। अब ऊँट क्यों मौजूद होता है? क्योंकि ऊँट रेत में चलना आसानी से चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ पारितंत्र के बारे में दिया हुआ है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं, सभी ऊर्जा पदार्थों का स्थानांतरण के संबंध में होता है। जैसे देखिए दोस्तों, सभी पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जैसे में एक घास है, यहाँ पे क्या है, घास है, और एक हिरन है यहाँ पे। ब्रदर ये क्या है? हिरन है। हिरन क्या खाएगा? घास खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है। तो यह एक क्या बना दिया, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। जितना प्रोटीन अगर घास में मिलेगा उसका प्रोटीन कहाँ जाएगा? हिरन में जाएगा। हिरन का जितना प्रोटीन है कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। तो क्या ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है? हो रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण। यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है। कहानी के बच्चों की तरह आप ही अपने पर्यावरण स्थान का चित्र का फोटो लगाइए। तो अगला अटेम्प्ट कब देगा? हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगी। जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि
रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोग, रहन सहन तरीके भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे का संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उसे आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने बताया, हर चीज़ पृथ्वी पर जितने भी मौजूद है स्पीसीज एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे से संबंध रखता है, और यही संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है, या पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, वन, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उनके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उनकी जीवन सरल और आसपास की प्रकृति और उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। उस समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने का कई तरीका सीख लिया। उसमें फसल लगाना, पशुपालन, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? मानव जो है पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी मानव के साथ जितना भी क्रियाएं होती है वह किससे रिलेट करती है? पर्यावरण के साथ रिलेट करती है। जैसे में मानव को अगर खाद्यान्न फसल की आवश्यकता पड़ गई तो वह प्राकृतिक में क्या उगाना चालू कर देगा? खाद्यान्न फसलें उत्पादित करना शुरू कर देगा। शुरुआती दौर में मानव जो है प्राकृतिक पर पूर्ण रूप से आश्रित था। ठीक है, प्राकृतिक में जो चीज़ मौजूद होती थी उनको खा करके वह अपना जीवन व्यतीत करते थे, गुफाओं में रहना प्रारंभ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मानव बुद्धि बढ़ती गई, तब कृषि का विकास हुआ। अब जब कृषि का विकास हो जाएगा तो कृषि को देखभाल करने के लिए एक स्थान पे टिकना शुरू हो जाएगा लोग, तो एक ही स्थान पे रहना शुरू कर दिए लोगों ने, और धीरे धीरे इस प्रकार प्राकृतिक से मानव का संबंध बढ़ता गया और मानव जो है अपनी आवश्यकता अनुसार पारितंत्र को बदलता चला गया। ठीक है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। धीरे धीरे पहले होता था कि जितना आप लोग को खाना है उतना ही अन्न उगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ते गया। अब जब उत्पादन बढ़ते गया तो अगर मान लिए मेरे पास चावल को उत्पादन हुआ और किसी के पास मक्का का उत्पादन हुआ, तो हमको मक्का चाहिए, अगला आदमी को चावल चाहिए। तो ऐसा किया जाता था कि मक्का हमको दे देता था अगला आदमी। मान लिए दो व्यक्ति ए और बी, ए के पास चावल है और बी के पास मक्का है। अब मुझे मक्का चाहिए, बी को चावल चाहिए, तो एक दूसरे से वस्तु का एक्सचेंज कर लेते थे, एक दूसरे वस्तु बदल लेते थे। इसी को क्या कहा गया? वस्तु विनिमय पद्धति कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? वस्तु विनिमय पद्धति कहा गया। व्यापार आरंभ हुआ, तब धीरे धीरे क्या आरंभ हो गया? व्यापार आरंभ हो गया। वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सरप्लस रूप से क्या होने लगा? सरप्लस रूप से हमारा खेती होने लगा, अधिशेष रूप में खेती होने लगा, जितना आवश्यकता था उससे अधिक खेती होने लगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा? उद्योगों का विकास होने लगा। अब ये उद्योग का विकास से पहले क्या हुआ? मान लिए किसी के पास चावल है, ए के पास क्या है? चावल है, बी के पास मक्का है। बी के पास 2 kg मक्का उत्पादित हुआ, वही साल ए के पास 4 kg क्या हुआ?
चावल उत्पादित हुआ। तो क्या चावल और मक्का का दाम एक हो सकता है? नहीं, कहीं न कहीं ये चीज़ कम है तो इसका दाम ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है तो इसका दाम कम है। इसीलिए क्या प्रचलन में आया? वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्का चलना प्रारंभ किया गया। मुद्रा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा चलना प्रारंभ हो गया। अब मुद्रा चलना प्रारंभ हो गया तो धीरे धीरे उद्योगों का भी विकास शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से हुआ। जब देखिए दोस्तों उद्योग लगने लगा, जब उद्योग एक मान लिए ए सिटी में उद्योग लगा और बी सिटी में हमको उस वस्तु का मांग है, बी सिटी में उस वस्तु का मांग है, तो ए से बी तक पहुंचाने में कुछ किस चीज़ का उपयोग करेंगे? परिवहन का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को परिवहन का भी उपयोग होने लगा, परिवहन का भी विकास होने लगा। समझ में आया दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक में मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अब देखिए, अगर मानव पर्यावरण के साथ समरसता से रहना नहीं सीखेगा, उसका उपयोग करना नहीं सीखेगा, जैसे कि अभी के समय में देखिए कि वैश्विक तापमान है, क्या है? वैश्विक तापमान जो है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कल कारखाने सिर्फ लगते जा रहे हैं, पेड़ पौधे का दहन हो रहा है, पेड़ पौधा का नहीं लगा रहा है, लोग सिर्फ पेड़ पौधों को काट रहा है। जब पेड़ पौधों को काटेगा और कल कारखाने से उत्पन्न हो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ेगा तो क्या होगा? अब जब एक तरफ क्या हो रहा है, पेड़ पौधे को काट रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, दूसरी तरफ क्या है, कल कारखाने से CO2 की मात्रा बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार का घाटा हुआ है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला चीज़ घट रहा है, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया और इसी कारण हमने पीछे बताया कि ओजोन लेयर हमारा क्षय होते जा रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा और वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो हमारा जहाँ जहाँ पे ग्लेशियर है वो पिघलता जाएगा। ठीक है, तो पिघलेगा अगर ग्लेशियर, तो देखिए अगर ग्लेशियर पिघलता जाएगा दोस्तों तो क्या होगा? मान लिए ये भारत है, ग्लेशियर पिघलेगा तो यहाँ पे इधर क्या है, समुद्र है। अब जब समुद्र है तो इधर का जल स्तर क्या बढ़ेगा? बढ़ता जाएगा। अब जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे पानी घुसना शुरू हो जाएगा कि नहीं? इधर से पानी घुसेगा इधर, इधर से पानी घुसेगा इधर। तो क्या बताइए कि भारत में रहने का आकार छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करता है। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना अति आवश्यक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, रवि की कक्षा में मिजोरम की लड़की है। मिजोरम किधर है दोस्तों? भारत, देखिए भारत जो है ऐसे है, तो इधर जो है पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य के जिक्र सुने होंगे आप लोग, ये पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्य का ही पार्ट है क्या? मिजोरम है। समझ में आया? नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि उदास देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि की शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा छुट्टी वे जिन स्थानों पर जाएं वह भूदृश्य वाले घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों को चित्र बना करके लाएं। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। आगे क्या है, आओ कुछ सीखे करके देखें। आप पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बात करें और विभिन्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे थे?
उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे? उस समय का पसंदीदा फल कौन था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। इस प्रकार हमारे यह अध्याय समाप्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अध्याय हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।